Okay. So far we have discussed about homeostasis and its implications, how to maintain the homeostasis in a visible range or in a set range. तो होमोस्टैसिस को सेट रेंज में मेंटेन कैसे करा जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो हमने दो प्रिंसिपल्स देखे थे मेनली कल पिछली क्लास में। तो होमोस्टैसिस इज द बॉडीज प्रोसेस वर्क to keep the regulated variables of the internal environment within set ranges within set ranges, a condition known as homeostasis. So अगर कोई कल नहीं था तो उसके लिए मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। होमोस्टैसिस हम जब भी बात करते हैं तो होमोस्टैसिस बॉडी का प्रोसेस है, हमारे ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है। उसमें होता क्या है, आपके जितने भी रेगुलेटेड वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, वाटर कंटेंट, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ये सब चीजें जरूरी है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा तो आइदर देयर विल बी इलनेस और डिजीज। तो इलनेस या फिर डिजीज या फिर डेथ तक हो सकती है एक इंडिविजुअल की। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नाउ जो ये रेगुलेटेड वेरिएबल्स हैं इनकी एक रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर उसको रखने में जो प्रोसेस होते हैं उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ओके, सो बॉडी जो वर्क करती है रेगुलेटेड वेरिएबल्स को एक रेंज के अंदर रखने के लिए, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। नाउ वी हैव कोर प्रिंसिपल वन, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप, तो कल हमने इसके बारे में बात करी थी, इसको फिर से बाद में रिवाइज करेंगे। Second principle was structure and function are related at all levels of organization. Structure and functions are structure and functions are related at all levels of organization. At all levels of organization. So जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, तो ये ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज योर सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, आपस में इन सब में ये आपस में रिलेट करते हैं। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर आपस में जब तक दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम आएंगी। इसका एग्जांपल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया था कल। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ब्रिज क्लासेस में भी हुआ था, तो उसमें हेल्प थी। उससे एक चीज जो आपको समझ में आई थी कि मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन का साइज थिक होता या फिर मेम्ब्रेन थिक होती तो आपका गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता। गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और CO2 वापस आप एक्सहेल नहीं कर पाते। तो ये सिंपल सा एक वो था प्रिंसिपल, जिसमें आपको ये पता लगता है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार बने हैं ताकि वो फंक्शंस को ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली कर पाए, ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली कर पाए। नाउ कम्स योर कोर प्रिंसिपल 3। कोर प्रिंसिपल 3, ग्रेडियंट ड्राइव मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ग्रेडियंट ड्राइव मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने वैसे भी अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, या फिर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे बॉयलेस लॉ, तो बॉयल्स लॉ। ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे ग्रेडियंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं और लॉ हैं। तो उसी का यूज करके हम देखते हैं आगे क्या से। ओके, we find a gradient anytime there is more of something in one area than in other, including heat, a substance or pressure. Gradients drive many of our physiological processes. So इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो आसान भाषा में, ग्रेडियंट कब होता है, ग्रेडियंट
तब होता है जब किसी चीज की मात्रा एक जगह पर दूसरी जगह से ज्यादा हो। ग्रेडियंट तब होता है जब किसी एक चीज की मात्रा दूसरी जगह पर या तो कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो टेम्परेचर टेम्परेचर का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप अभी अपने घर पर हो, अंदर हो, रूम में हो, तो टेम्परेचर इज लोअर देन आउटसाइड। सो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर कम है। अभी जिस रूम में आप बैठे हो उसका टेम्परेचर कम है। सो देयर इज अ ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर आउट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड योर रूम। ठीक है, तो रूम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है। ओके, सो हीट हीट का एग्जांपल हुआ, वैसे ही सब्सटेंसेस का होता है और प्रेशर का होता है। ओके, so pressure and substance gradients drive many of our physiological processes. now यही gradients जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो ये हेल्प करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो यही सारे ग्रेडियंट्स हमारी हेल्प करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ सेल, अगर हम सेल की बात करते हैं तो आईसीएफ एंड ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो, और जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है वो, अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें भी ग्रेडियंट होता है। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम पोटेशियम सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम पोटेशियम हमारे सेल्स में प्रीडोमिनेंटली वर्क करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो अगर हम उनकी ही बात करें सिर्फ तो देख सकते हैं हम ग्रेडियंट उसमें भी होता है। सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम, वैसे आप देख सकते हैं। सो ग्रेडियंट हमेशा प्रेजेंट होता है बॉडी में, और वो हमारे काफी सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिनमें वो हेल्प करते हैं। हेल्प करने से मतलब है उन प्रोसेसेस को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। नाउ टेम्परेचर का भी मैंने आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, तो वी कैन टेक द एग्जांपल फॉर डिसॉल्विंग पिल। एक गोली अगर हम किसी लिक्विड में डालते हैं या फिर आप सिर्फ पानी में डालते हैं, तो जिस एरिया में वो पिल होती है उसके आसपास तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है मेडिसिन का, लेकिन बाकी एरिया में कम होता है, तब तक जब तक कि वो पिल पूरे पानी में ना मिल जाए। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन किसी एक चीज का एक जगह पे ज्यादा होना, कॉन्सेंट्रेटेड होना। कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब है ज्यादा मात्रा में होना, ज्यादा पावरफुल होना। वैसे ही प्रेशर का है, द हायर प्रेशर इनसाइड द कंप्रेस सिरिंज एंड लोअर एयर प्रेशर आउटसाइड शो अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसमें भी आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी ब्रेस्ट क्लास हुई थी तो उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स प्रेशर के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने देखा भी था कि कैसे लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से ही हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। तो वो भी एक तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट ही था। उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो पा रहा था। ठीक है, सो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ग्रेडियंट हर जगह देखने को मिलेंगे, हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपको देखने को मिलते हैं, और कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, यही प्रेशर ग्रेडियंट आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स अभी हम आगे जैसे जैसे क्लासेस करेंगे तो आपको देखने को भी मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑस्मोसिस सिंपल प्रोसेस है, ऑस्मोसिस उसमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, तो आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के अपनी फिजियोलॉजी क्लासेस में आगे देखने वाले हैं। नाउ कम कोर प्रिंसिपल 4। कोर प्रिंसिपल
4. Core principle 4 है cell to cell communication is required to coordinate body functions. Cell to cell communication is required to facilitate or coordinate body functions. So body functions की हम जब भी बात करते हैं, तो मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले जब हमने फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था, तो एक चीज बताई थी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी, बहुत सारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो ये सब सिस्टम जब तक आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती ऑप्टिमली। ठीक है, तो सारे आपस में कोरिलेटेड हैं, उनके फंक्शंस आपस में कोरिलेटेड हैं, और वो जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम, बॉडी फंक्शन अच्छे से ऑप्टिमली नहीं हो पाते। So cell to cell communication, cells communicate to coordinate their function and maintain homeostasis via chemical messengers and or electrical signals. तो सेल, दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और फंक्शंस को बेहतर करते हैं और होमोस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वाया केमिकल मैसेंजर्स एंड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये बीच में जो आपके दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये आपका केमिकल्स के थ्रू होता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। ये दो तरीके होते हैं जिससे आपके सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सो केमिकल मैसेंजर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ना इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन अ नर्व सेल एंड अ मसल सेल। Communication between a, wait a second, wait for 1 minute please. कम्युनिकेशन बिटवीन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो जब भी हमारे सेल्स, दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके टाइप्स, वेरियस टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के भी। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो हम आगे जब सेल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल जो हम यहाँ पर दे सकते हैं वो है नर्व सेल एंड मसल सेल्स। नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। सो कल हमने एक देखा था, शिवरिंग होती है अगर बॉडी में, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है नर्व्स के थ्रू, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इससे कम्युनिकेट करते हैं मसल सेल्स। तो वैसे ही नर्व सेल्स हमारी मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं, मैसेंजर होते हैं बीच में, केमिकल मैसेंजर्स ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स इन द मसल सेल। तो नर्व सेल्स अपने केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है और मसल सेल तक पहुंचाता है। जैसे ही वो केमिकल मैसेंजर मसल्स पे जाके अटैच होते हैं, तो मसल सेल्स को सिग्नल मिलता है, वो आगे अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेट करा नर्व सेल ने मसल सेल से वाया केमिकल मैसेंजर्स, वाया केमिकल मैसेंजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कोर प्रिंसिपल 4 की जब भी हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल टू सेल कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा, तो सेल के जो आपका मैसेज है, जो ब्रेन आपके मैसेजेस पहुंचाना चाहता है, या फिर ब्रेन तक जो मैसेजेस पहुंचाना, बॉडी बॉडी मैसेजेस पहुंचाना चाहती है, वो नहीं हो पाएगा। सो ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन हमारी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब ब्रेन के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती भी है बॉडी के थ्रू, एंड ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन बॉडी पर भी जाती है। तो अगर वो चीज नहीं हो पाएगी, सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल को हो सकती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, स्ट्रोक। स्ट्रोक
आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा कि किसी को लकवा मार गया है। वो आसान भाषा में, हिंदी भाषा में जब आम लोग बोलते हैं तो वो बोलते हैं लकवा मार गया है किसी को। हम क्लिनिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो उसमें होता क्या है, एक पर्टिकुलर ब्रेन एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होने से वो टिश्यू जो है डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। नाउ टिश्यू अगर डैमेज हो गए तो वहां के सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स डैमेज हुए तो वहां पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए आपके जिस पार्ट में आपके जिस पार्ट में प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे मान लीजिए लकवे में क्या होता है, एक इंसान को एक साइड की बॉडी का एक साइड काम करना बंद कर देता है, आइदर लेफ्ट साइड या राइट में, कोई भी एक साइड काम करना बंद कर देता है, यही होता है। तो अगर मान लीजिए राइट साइड की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा राइट साइड को कुछ काम करने के लिए। ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा बॉडी के पास, राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट हैंड को उठाने का कोई सिग्नल नहीं आ रहा, लेफ्ट लेग के पास में कोई सिग्नल नहीं आ रहा, इसीलिए वो लकवा होता है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन वहां पर खत्म हो जाता है। नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन सेंटर है वो इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं कर पाता, और वहाँ के जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके होते हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है। तो जितने भी हमारे हायर सेंटर्स हैं, वो जब इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो सेल टू सेल भेजते हैं। एक सेल से इंफॉर्मेशन पास होकर दूसरे सेल के पास आती है, देन दूसरे सेल से तीसरे सेल के पास। जब भी ये प्रोसेस चलता है जब भी ये प्रोसेस पूरा चलता है, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अब आप इमेजिन करिए कि कोई चीज, अगर आप कोई गर्म चीज छूते हैं तो आपके ब्रेन में सिग्नल गया, वो पूरे वन एक सेल से दूसरे सेल पे गया, दूसरे सेल से तीसरे सेल पे गया, तीसरे नर्व सेल से वो चौथे नर्व सेल पे गया, ऐसे कर करके वो ब्रेन तक पहुंचा, और फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आया, और तो वो भी सेल टू सेल आया। पहले वो एक सेल से आया, फिर दूसरे सेल पे, फिर तीसरे सेल पे, फिर चौथे सेल पे, ऐसे करके। तो लेकिन जो प्रोसेस हुआ, आपने कुछ चीज गर्म छुई और हाथ हटाया, वो एक सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है ये सारा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। ओके, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर योर ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो जो अभी तक हमने चार प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ये चारों प्रिंसिपल्स हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते आप, वाइटल कह सकते हैं। वाइटल मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। बॉडी फंक्शनिंग से मतलब फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। और जब भी आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, तो इन सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर दिस, कोई भी एक प्रिंसिपल अगर हार्म होता है, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी पर अफेक्ट आ सकता है, पूरी बॉडी पर अफेक्ट आ सकता है। सिमिलरली, तो चारों प्रिंसिपल्स को हम एक बार फिर से देखते हैं। पहला प्रिंसिपल था फीडबैक लूप, दूसरा प्रिंसिपल था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री, और यू कैन से कोऑर्डिनेशन। कोर प्रिंसिपल 3 था ग्रेडियंट। कोर प्रिंसिपल 4 था सेल टू सेल कम्युनिकेशन। कोर प्रिंसिपल 4 है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो ये चारों प्रिंसिपल्स आपके हमेशा बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये वर्क करते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। Okay, so we will go through the whole topic once again to revise the topic जो हमने देखे। अगर किसी को कुछ क्वेरी आती है बीच में, तो देखे ना। So homeostasis is body's process work to keep the regulated variables. Body's process work. Body's process work to keep the regulated variables of internal environment within set ranges
a condition known as homeostasis, a condition known as homeostasis. तो जब भी हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, तो ये बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी का प्रोसेस वर्क है, जो रेगुलेटेड वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल्स, पीएच, वाटर कंटेंट, सोडियम आयन कंसेंट्रेशन, तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। ये बॉडी में डे टू डे एक्टिविटी के वक्त चेंज होती रहती है, लेकिन चेंज तो होती है लेकिन एक विद इन रेंज में रहती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक रेंज में रखने का काम जो है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना एक बॉडी का वाइटल फंक्शन है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा, अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा तो बॉडी में इलनेस हो सकती है, बॉडी में इलनेस हो सकती है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया भी था। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले चीज जो करी जाती है, सबसे पहली चीज जो उस पेशेंट के साथ में, अगर इमरजेंसी केसेस भी हैं, अगर यू कैन से कोई भी केस है, अगर वो एडमिट होते हैं तो सबसे पहली चीज जो हॉस्पिटल्स में करी जाती है वो यही करी जाती है, उनके होम्योस्टेसिस के जो वेरिएबल्स हैं, रेगुलेटेड वेरिएबल्स हैं, उनको कंट्रोल में लाया जाता है। तो आपने देखा भी होगा कई बार कि पेशेंट्स आते हैं तो उनको जाते ही ड्रिप्स लगा दी जाती हैं ताकि उनका आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, वाटर बैलेंस मेंटेन रहे। सिमिलरली टेम्परेचर के हिसाब से, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उनको मेडिकेशंस दी जाती हैं या फिर उसके लिए भी ड्रिप चढ़ाई जाती है ताकि बॉडी कूल डाउन हो सके अगर फीवर ज्यादा हो रहा है तो। सिमिलरली बाकी चीजों के साथ में भी ऑक्सीजन लेवल्स अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑक्सीजन दिया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू। सो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, डॉक्टर्स, अगर आप ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो यही होती है कि हम बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करें। ओके, सो होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन नहीं होगा तो वैसे भी फिर इलनेस बढ़ भी सकती है और डेथ भी हो सकती है इंडिविजुअल्स की। सो होम्योस्टेसिस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बॉडी ने कुछ मैकेनिज्म, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे डेवलप करे हैं ओवर द टाइम जिससे होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में होम्योस्टेसिस हमेशा मेंटेन रहता है। ओके, तो कोर प्रिंसिपल वन वाज फीडबैक लूप्स। Feedback loops are a key mechanism used to maintain homeostasis. Feedback loops are a key mechanism used to maintain homeostasis. तो feedback loop सबसे important principle है homeostasis को maintain करने के लिए, homeostasis को maintain करने के लिए। तो feedback loops are a series of events that functions to restore homeostasis. Each process or variable in the body is maintained within a normal range of a set point. Is maintained within a normal range of a set point. तो फीडबैक लूप्स वो सारे इवेंट्स हैं, वो सारे बॉडी प्रोसेसेस हैं जो एक रेगुलेटेड वेरिएबल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। So there are two types of feedback loop. First is negative feedback loop. Second is positive feedback loop. First is negative feedback loop. Second is positive feedback loop. So जब भी हम negative feedback loops की बात करते हैं, they are the most common types. सबसे कॉमन जो होते हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लूप्स ही होते हैं। ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम, ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक लूप्स इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोलॉजी का। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस returns a regulated variable to within the normal range and activity of the effector then declines.
तो हमने जब होमोस्टेसिस की बात करी थी तो उसमें तीन मेन चीजें होती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोलर एंड रिसेप्टर, कंट्रोलर एंड इफेक्टर। तो नेगेटिव फीडबैक लूप में हम जब भी बात करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर होते हैं और इफेक्टर होते हैं। तो बॉडी को, इसमें एक एग्जांपल हमने जो दिया था वो था बॉडी टेम्परेचर का। बॉडी टेम्परेचर, ओके। सो बॉडी टेम्परेचर की जब भी हमने बात करी थी, बॉडी टेम्परेचर की जब भी हमने बात करी थी तो हमने देखा था जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे होता है एक नॉर्मल रेंज में, आप इसे नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं, हमने यहाँ नीचे कंसिडर कर रखा है समझने के लिए। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 36 पर आ जाता है, 36 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर, तो जैसे ही वो डिक्रीज होता है तो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको पता लगता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नीचे हो गया है। जैसे ही वो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर को। जो कंट्रोल सेंटर है वो भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो कंट्रोल सेंटर में ब्रेन सेल्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। वो पता लगाते हैं कि टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर से कितना नीचे आ गया, नॉर्मल रेंज से कितना नीचे है, क्या प्रोसेस हमें इसको इनिशिएट करना चाहिए ताकि ये वापस नॉर्मल रेंज पे आए। वो डिसाइड करके एक सिग्नल भेजते हैं अफेक्टर को, एक सिग्नल भेजते हैं अफेक्टर को। जैसे ही वो सिग्नल अफेक्टर सेल्स के पास पहुंचता है, या इस केस में मसल्स को, तो मसल्स तक वो सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने सिग्नल भेजा भेजा कि आप अपनी शेवरिंग शुरू कर दीजिए, शेवरिंग शुरू कर दीजिए। तो नर्व सेल्स एक्टिवेट skeletal muscle cells to start shivering and start producing heat। तो जैसे ही नर्व सेल्स स्केलेटल मसल्स को सिग्नल भेजती हैं तो मसल्स शिवरिंग करना शुरू कर देती है। जैसे ही मसल्स शिवरिंग करना शुरू करती हैं, हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर जो नीचे हो गया था नॉर्मल से, वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे वापस वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर जो है, जो याद रखने वाली है, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आता है, आपकी शिवरिंग बंद हो जाती है। आपकी शिवरिंग जो है वो बंद हो जाती है। जैसे ही वापस टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पर आया, वैसे ही शिवरिंग बंद हो गई। तो अफेक्टर का जो रिस्पॉन्स था, या फिर रिस्पॉन्स जो था अफेक्टर का, वो अपने आप धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। सो जो हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टर देन डिक्लाइन। जैसे ही काम पूरा हुआ, अफेक्टर का काम पूरा हुआ, उसने अपनी एक्टिविटी को वापस बंद कर दी। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप्स। नाउ वी कम टू पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। So positive feedback loops feature an escalating response to a deviation from a normal range. Positive feedback loops feature an escalating response to a deviation from a normal range. When the effector response is triggered, it triggers additional effectors which amplifies the response. This cycle is ended by an outside event. This cycle is ended by an outside event। तो जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक लूप्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप भी अपना काम करते हैं, नॉर्मली ट्रिगर होते हैं, इफेक्टर, सारा वही सेम प्रोसेस रहता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक लूप खुद से नहीं रुकता। पॉजिटिव फीडबैक लूप खुद से नहीं रुकता, उसको कोई बाहर से फीडबैक चाहिए कि अब आपको रुकना है। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप खुद से नहीं रुकता। नेगेटिव फीडबैक लूप अपने आप रुक जाते हैं, जैसे ही उसका काम पूरा होता है वो अपने आप रुक जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक लूप की खासियत ये है, वो खुद से नहीं रुकता। इसीलिए बॉडी में ये कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए
ये बॉडी में खुद से कम मिलते हैं देखने को, क्योंकि ये खुद से नहीं रुकते, इनका कंट्रोल नहीं है खुद पर। तो इनको कोई बाहर से फीडबैक चाहिए होता है कि आप मेरे को आके बताइए कि कब रुकना है, ठीक है, तभी जाके ये रुकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग। सो अगर कोई इंजरी ब्लड वेसल्स को अगर हो जाती है, तो ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद में रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स जाके वहां पर एक्यूमुलेट होना शुरू होती हैं जहां पर इंजरी हुई होती है, और आसपास के जितने और सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करती हैं ताकि वो और प्लेटलेट्स को यहाँ पर इकट्ठा कर सकें। जैसे ही वो प्लेटलेट जो ब्लड वेसल इंजर हुई थी, जो ब्लड वेसल इंजर्ड हुई थी, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। okay, so someone else has presented his screen. ओके, सो अब आ रही होगी आपके पास में। यस सर। ओके, तो जैसे ही ब्लड वेसल वापस ठीक होती है, जो उसको इंजरी हुई थी उससे वापस ठीक होती है, प्लेटलेट्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो वापस ठीक हो जाते हैं, तो तो जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है वो फिर भी कंटिन्यू रहता है, वो पॉजिटिव फीडबैक लूप कंटिन्यू रहता है तब भी, लेकिन उसको रोकने के लिए एक फीडबैक मिलता है उसको, और वो तब जाके रुक जाता है। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक लूप यहाँ पर क्या करता है, आसपास के जितने भी प्लेटलेट्स हैं उनको भी बुलाता है दूर दूर से, ताकि वो आते हैं और मोर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं इकट्ठा होने के लिए। तो ये एम्प्लीकेशन भी पॉजिटिव फीडबैक में ही आता है। कोर प्रिंसिपल टू core principle 2, structure and function are related at all levels of organization. Core principle 2, structure and function are related at all levels of organization. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में रिलेट करते हैं हर तरीके से, चाहे वो सेल्यूलर लेवल पे हो, चाहे वो टिश्यू लेवल पे हो, चाहे वो ऑर्गन लेवल पे हो। तो ऑर्गन्स में भी स्ट्रक्चर और फंक्शन को काम एक साथ करना पड़ता है, टिश्यू लेवल पे भी एक साथ करना पड़ता है, एंड एंड सेल्यूलर लेवल पे भी। अगर वो दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एग्जांपल भी देखा था जिसमें मेम्ब्रेन थिक होगी तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो आपकी जो मेन प्राइमरी ऑक्सीजन नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ओके, सो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। सिमिलरली अगर इसीलिए वेसल्स को साथ में रखा गया है ना, आप इसको भी देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स जस्ट एल्वियोलाई के सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है एल्वियोलाई की बहुत ज्यादा होती है। रीजन अगेन वही है क्योंकि फंक्शन ब्लड सप्लाई का ही है, गैसेस एक्सचेंज का है, तो ब्लड सप्लाई को वहां पे ज्यादा रखना पड़ता है बॉडी को। तो बॉडी ने अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है, जिस एरिया का जो फंक्शन है अगर उसको ऑप्टिमल फंक्शन करना है तो वहां पे स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होंगे कि वो फंक्शन हो पाए। ओके, तो बॉडी ने ये धीरे धीरे ओवर द टाइम अडेप्ट करा है धीरे धीरे। कोर प्रिंसिपल 3, ग्रेडियंट ड्राइव मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ग्रेडियंट्स drive many physiological processes. So we find a gradient anytime there is more of something in one area than in other, including heat, a substance, or pressure. Gradients drive many of our physiological processes. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स और आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद में वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जो अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था वो यही तो था। आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड एयर से ऑक्सीजन ले लेता है,
क्योंकि उसके पास ज्यादा था। अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल कैरी करती हैं उनमें ऑक्सीजन कम होता है। तो ये ग्रेडियंट ही तो हुआ, एक जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है, एक जगह पर कम है। तो वहां से एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि एक जगह पर कम है, एक जगह पर ज्यादा है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही है। यहाँ पर वही चीज हो रही है जो होनी चाहिए। अगर दो जगह है और एक जगह पे ऑक्सीजन ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का, दोनों जगह पे चीजें बराबर हो। तो उसको करने के लिए ज्यादा जगह वाली चीज से कम जगह वाली जगह वो चीज चली जाती है, इस केस में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में ज्यादा होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, और वो ब्लड वेसल्स में, या फिर आप कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स में कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, ऐसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, आयन कॉन्सेंट्रेशन, और there are many other gradients that are available in the body, that are present in the body and helps in physiological processes. Last one is cell to cell communication. So cell to cell communication is required to coordinate body functions. Cell to cell communication is required to coordinate body function. तो जब भी हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दो सेल्स, चाहे वो एक ही तरीके के हों, समान हो, एक जैसे ही हो, जैसे नर्व नर्व सेल्स टू नर्व सेल्स कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर वो दो अलग तरीके हो, नर्व्स टू मसल्स हो सकता है, मसल्स टू नर्व हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि क्या फंक्शन आपको सेल, पर्टिकुलर सेल से कम्युनिकेशन भेजना है, क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से ये फंक्शन डिसाइड होते हैं, कम्युनिकेशन डिसाइड होते हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज necessary for your coordinated human function, coordinated body function. Okay, so coordinated body functions के लिए cell to cell communication is necessary.